गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी निबंध का उद्भव का विकास स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। गद्यात्मक विधा होने के कारण हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से पहले निबंध का कोई अस्तित्व नहीं मिलता। पहले जब साहित्य में गद्य का प्रचलन नहीं था तो निबंध की कल्पना ही असंभव थी। भारतेंदु युग में या उसके कुछ पहले जब हिंदी में गद्य का प्रयोग होना आरंभ हुआ तो इसका पहला रूप लघु निबंध और टिप्पणियों के रूप में सामने आया, जो तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में छपा। इस प्रकार निबंध का प्रारंभिक रूप पत्र पत्रिकाओं से प्रभावित रहा है। 19वीं शताब्दी के आरंभ से पत्र पत्रिका का ही युग था। उस समय भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का उदय हो रहा था। इस चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ पत्रिकाओं के नाम हैं बनारस अखबार, हरिश्चंद्र पत्रिका, बंगदूत, प्रदीप आदि। निबंध साहित्य के विकास में तत्कालीन परिस्थितियों ने योगदान दिया था। इन पर अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अंग्रेजी निबंध प्राय व्यक्तिगत या व्यक्तित्व प्रधान और विचार प्रधान निबंध लिखे गए थे। हिंदी पत्र पत्रिका लिखने वाले अंग्रेजी के निबंध के आधार पर ही लिखते थे या उसी के आधार को जानते थे, अतः उन्होंने इन्हीं दो शैलियों को अपने निबंध का आधार बनाया। यद्यपि हिंदी के निबंध की शैली अंग्रेजी जैसी रही तो भी विभिन्न परिस्थितियों में इन्हें मौलिक बताया गया। राजा भोज का सपना 1839 को हिंदी का पहला मौलिक निबंध माना जाता है। राजा भोज द्वारा लिखा गया सपना नामक निबंध जो है वो 1839 में प्रकाशित हुआ था और ये पहला मौलिक निबंध माना गया। उस समय लेखकों ने कुछ और भी निबंध लिखे, लेकिन ये उभर कर सामने नहीं आए। निबंध विधा का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग के पश्चात ही हुआ, अतः हिंदी युग की परंपरा सुचारू और क्रमिक अध्ययन करने के लिए उसे विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। भारतेंदु कालीन या आरंभिक प्रयास 1857 से 1900 ईस्वी तक। फिर आता है द्विवेदी युग या फिर व्यवस्था का काल 1900 से 1920 ईस्वी। शुक्ल युग या उत्कर्ष युग भी कहते हैं, वो है 1920 से 1940 ईस्वी। और फिर आता है आधुनिक युग, ये 1940 तथा उसके बाद का युग। हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। आरंभिक प्रयास। भारतेंदु युग में निबंध लेखन का आरंभ हो गया था और भारतेंदु और उसके समकालीन लेखकों ने साधारण और गंभीर विषय दोनों से संबंधित निबंध लिखे। उसमें गद्य का स्वीकार्य रूप सामने नहीं आया था, अतः गद्य शैली निर्माण में वैयक्तिक प्रयास किए गए। इनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें उर्दू का प्रयोग भी किया जाता था। इस निबंध ने सीधे साधे रूप से पाठक को समझ आनी चाहिए थी। अतः इस निबंध में न तो वैभव का चमत्कार है और न ही पांडित्य प्रदर्शन। इस निबंध में ऐसी प्रक्रिया है जो इससे पहले काल में नहीं मिलती। इस युग के सभी कवि यथार्थवादी थे। इस समय पाठक और लेखक के बीच भेद नहीं था। भारतेंदु इन सभी लेखकों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और वही समस्त गतिविधियों के मुख्य संचालक थे। उन्होंने विविध प्रकार के निबंध लिखे। एक और निबंध का भंडार भरा था और दूसरी ओर सहयोगियों को प्रेरित किया जा रहा था। इस युग में धर्म, राजनीति, नाटक, समालोचना, प्राकृतिक वर्णन, आत्म चरित्र आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। सभी निबंध इधर उधर बिखरे रहे और इस काल के प्रमुख निबंध बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, तोताराम आदि थे। निबंधकार
शुभ प्रभात। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह कहानी में अमीना और हामिद से जुड़े प्रश्न और कहानी की विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा, जो परीक्षा के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण है। 4th सेमेस्टर BA। अमीना का मन गदगद हो गया था और एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह से ली गई हैं, जिसमें लेखक ने ग्रामीण अंचल में ईद के अवसर पर व्याप्त उत्साह उल्लास से अधिकांकन किया है। व्याख्या। इन पंक्तियों में लेखक हामिद की दादी की दशा का वर्णन कर रहा है, जो पहले तो हामिद के मेले से चिमटा खरीद कर लाने तथा स्वयं कुछ न खाने पर दुखी थी, परंतु चिमटा लाने के पीछे हामिद की भावनाओं को समझकर उसका मन गदगद हो जाता है। उसी इसमें एक बहुत ही अद्भुत घटना हो जाती है। ये घटना हामिद के चिमटा लाने से विचित्र थी। अब बालक हामिद बूढ़ा और बूढ़ी अमीना बालक बन गई थी। वह रोने लगी थी। वह अपना आंचल फैलाकर हामिद को आशीर्वाद देती जा रही थी और भावावेश में आँखों से बड़े बड़े आंसू बहाती जा रही थी। दादी की इस रूप का रहस्य बालक हामिद भला क्या समझ सकता था। उसे पता नहीं था वो किन दिनों को याद कर रही थी। विशेष हामिद की दादी अपने पोते हामिद की उसके प्रति चिंता से भावविभोर हो जाती है और भावावेश में आंसू बहाने लगती है। भाषा सहज, सरल, भावपूर्ण और शैली वर्णात्मक है। कहानी तत्वों के आधार ईदगाह कहानी की समीक्षा कीजिए। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी कहानी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान के अधिकारी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के विकास के लिए काफ़ी कार्य किया, सबको पता है। उन्होंने मानव समाज और मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों से संबंधित समस्याओं पर कहानियाँ लिखी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ईद के त्यौहार पर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का यथार्थांकन करते हुए बाल मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। इस कहानी की तात्विक समीक्षा इस प्रकार से है। शीर्षक कहानी का प्राथमिक उपकरण है। शीर्षक में स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, विषयानुकूलता, जिज्ञासा, अर्थपूर्णता आदि गुण होने चाहिए। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक ईदगाह है। ये शीर्षक सरल और संक्षिप्त है। शीर्षक में जिज्ञासा भी है। पाठक ही जानना चाहता है ईदगाह में क्या हुआ। कहानी पढ़ते उसको ये जिज्ञासा शांत हो जाती है। शीर्षक विषयानुकूल भी है। संपूर्ण कहानी ईद के अवसर पर हामिद की ईदगाह जाने, वहाँ की हलचल, ईद की प्रसन्नता और बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करती है। कहानी का आरंभ ईद के उल्लास से होता है तथा समस्त कहानी इस त्यौहार पर आधारित होने के कारण इसका शीर्षक ईदगाह सर्वथा उचित है। हामिद इस कहानी का केंद्र बिंदु है और कहानी का मूल उद्देश्य भी उसी के माध्यम से व्यक्त हुआ है, अतः शीर्षक में अर्थपूर्णता और सार्थकता भी है। कथा वस्तु अथवा कथानक। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कहानी का पहला तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है कथा वस्तु है। कथा वस्तु के अभाव में कहानी कल्पना ही नहीं की जा सकती। सफल कथा वस्तु में संक्षिप्तता, मौलिकता, रोचकता, क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, उत्सुकता, शिल्पगत नवीनता, प्रभावात्मक एकता आदि गुणों का होना आवश्यक माना गया है। प्रस्तुत कहानी कथा वस्तु में अधिकांश गुण विद्यमान हैं। कहानी का आरंभ ईद के उल्लासपूर्ण वातावरण से होता है। प्रकृति समस्त संसार को ईद की बधाई देती प्रतीत होती है। गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाता है। सब बच्चे अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीदते हैं, परंतु हामिद दादी के लिए चिमटा लाता है, क्योंकि रोटियां सेकते समय उसके हाथ जल जाते थे। कथा वस्तु अत्यंत मौलिक है, जिसमें सर्वथा जिज्ञासा और रोचकता बनी रहती है। पात्र योजना। ईदगाह कहानी की जो विशेषताएं बता रहे हैं, इस कहानी की समीक्षा कर रहे हैं। कथा वस्तु के उपरांत पात्र योजना अथवा चरित्र चित्रण को स्थान दिया जाता है। कहानी लिखने के लिए बच्चे सीख लें बातों को। पहले शीर्षक, फिर कथा वस्तु अथवा कथानक, फिर पात्र योजना। कहानीकार अपनी रचना में जो कथा वस्तु अथवा पात्र योजना प्रस्तुत करता है, उसका मूल आधार जीवन में विभिन्न पहलू होते हैं। कहानी पात्र योजना का महत्व इस कारण से भी प्रतीत होता है। कहानीकार अपनी रचना में जो कथा वस्तु अथवा पात्र योजना प्रस्तुत करता है, उसका मूल आधार मानव जीवन के विभिन्न पहलू होते हैं।
कहानी में पात्र योजना महत्व इस कारण से अधिक होता है क्योंकि लेखक पात्रों के माध्यम से मानवता का बहुपक्षीय रूप प्रस्तुत करता है। लेखक यह संकेत ही प्रस्तुत करता है कि मनुष्य का चरित्र तथा व्यक्तित्व किस प्रकार निर्मित और किन परिस्थितियों से प्रभावित और परिवर्तित होता है। प्रस्तुत कहानी पात्र योजना तथा चरित्र चित्रण बड़ा सहज स्वाभाविक बन पड़ा है। कहानी के प्रमुख पात्र हामिद नामक बालक है। उसके माता पिता नहीं हैं और वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। और ये बहुत गरीब है। हामिद को ईद के मेले में जाने के लिए 3 पैसे देती है दादी। मेले में से बच्चे खिलौने तथा मिठाई खरीदते हैं, परंतु हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है क्योंकि उसकी दादी उंगलियां तवे से जल जाती थी। स्वयं मेले में कुछ न खाकर दादी के लिए चिमटा लाना हामिद के चरित्र में उत्कृष्ट ला देता है। बहुत बड़ी बात है। उसने चारित्रिक विशेषता दिखाई, अपने आप को बहुत बलिष्ठ दिखाया, बलवान दिखाया, बच्चों के आदर्श प्रस्तुत किया है। जो बालक हामिद को बूढ़ी हामिद जैसा सोच दे देता है, दादी अमीना का दिल अपनी बेबसी पर कचोटता है। अन्य बच्चों का चित्रांकन भी उनके अनुरूप है। लेखक ने सभी पात्रों का अंकन अत्यंत सहजता एवं स्वाभाविकता से किया है। मैं संवाद योजना की बात करूं, कम्युनिकेशन प्लान, अंग्रेजी वाले जो हैं वो भी साथ एक शब्द सीख लें। संवाद योजना अथवा कथोपकथन भी कहानी का महत्वपूर्ण उपकरण है। कथोपकथन पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं तथा कथा वस्तु में गतिशीलता लाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहानी संवाद योजना प्रकाश डालते हुए लिखा है, कथोपकथन के द्वारा यदि वह अत्यंत मार्मिक वास्तविक हो तो एक अनोखा चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है और पाठक स्वतः अपना निष्कर्ष निकाल लेता है। प्रस्तुत कहानी का अधिकांश भाग वर्णनात्मक है। लेखक स्वयं पात्रों के विषय में ताउन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करता चलता है। कहानी में जहाँ भी संवाद आए हैं वे अत्यंत सहज, सरल, स्वाभाविक, सटीक एवं पात्रों की मानसिक संवेदना के अनुकूल हैं। जैसे दुकानदार हामिद का वार्तालाप। हामिद दुकानदार से पूछता है, चिमटा कितने का है? दुकानदार, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए? बिकाऊ क्यों नहीं तो बताते क्यों नहीं? हामिद कह रहा है दुकानदार से, कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि हामिद खरीदना चाहता था, पैसे 3 थे जी में। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? इस पर कहानी की संवाद योजना सहज एवं पात्रानुकूल है। देश काल और वातावरण। कहानी में जो 5वां गुण जो देखने को मिल रहा है वो देश काल वातावरण को ध्यान में रखकर उसको लिखा गया है। इस तत्व की आयोजना कहानी को विश्वसनीय बनाती है। कहानी में प्रस्तुत घटना, व्यापार तथा पत्र योजना के अनुकूल वातावरण के चित्रण से कहानी सफल एवं स्वाभाविक बन जाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सामाजिक पृष्ठभूमि का बड़ा सहज चित्रण किया है। ये था रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। इस प्रकार से ईदगाह के दृश्य को लेखक ने सजीव वर्णन किया, जैसे हमारी आंखों के आगे जीवित घूम रहा हो। सजीव वर्णन किया। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्ष छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्के जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम नहीं है, बाजार और ईदगाह के आसपास लगी दुकानों, लोगों में भीड़ से मेले का वातावरण सजीव हो गया है। उद्देश्य आधुनिक साहित्य केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि उसमें किसी न किसी उद्देश्य की अभिव्यक्ति रहती है। डॉक्टर गुलाब राय के शब्दों में प्रत्येक कहानी को उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है। कहानी का ध्येय केवल मनोरंजन या लंबी रातों को काट कर छोटा करना नहीं है, वरन जीवन संबंधों को कुछ तथ्य देना या मानव मन का निकट परिचय करना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी कहानी में उद्देश्य के महत्व बल देते हुए लिखते हैं, कहानी के निश्चित लक्ष्य को आधार बनाकर लिखी जाती है तथा उसकी पूर्ति के लिए अन्य तत्वों की योजना होती है। प्रस्तुत कहानी ईदगाह एक स्वोद्देश्य रचना है। ये एक सामाजिक चरित्र प्रधान एवं मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें लेखक ने बालक हामिद का ईद के अवसर पर ईदगाह जाकर अपने लिए कुछ न लेकर दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाना, उसके अपनी दादी के प्रति कर्तव्य को स्मरण करता है। ये सबसे बड़ी बात है कि बालक को भी उसके कर्तव्य का स्मरण कराया गया है। उसका भाव देखा गया है कि उसने अपने कर्तव्य का स्मरण किया। भाषा शैली। ईदगाह कहानी में लेखक ने अत्यंत सहज,
स्वाभाविक, सरल एवं पात्रानुकूल भाषा प्रयोग किया है, जिसमें ईद से संबंधित नमाज, जाजिम, रोज़ा, रोजेदार, वजू आदि शब्दों का प्रयोग कहानी को अत्यंत प्रभावशाली एवं वातावरण के अनुरूप बना देता है। बच्चों के परस्पर संवाद बहुत ही बाल मनोभावों के अनुरूप हैं, जैसे बच्चों का अपने उन खिलौनों की प्रशंसा करना, मोहसिन मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे नूरे मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, सम्मी और मेरी धोबी रोज़ कपड़े धोएगी। इस प्रकार लेखक की भाषा शैली अत्यंत सहज एवं पात्रानुकूल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ईदगाह कहानी कला की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी है। मैं BA 4th सेमेस्टर के बच्चों को हिंदी की बात कर रहा हूँ। ईदगाह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस समय पर सभी विश्वविद्यालयों द्वारा इसमें बड़े पैमाने पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस कहानी को आप बार बार इस वीडियो के माध्यम से सुने, ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगी और आपके परिणाम को बढ़ाएगी, उत्कृष्ट बनाएगी। ईदगाह कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, ये पूछा गया है। कई विश्वविद्यालयों चौधरी देवलाल विश्व यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, कुरुक्षेत्र में पूछा गया है। ईदगाह कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ईदगाह कहानी विपरीत परिस्थितियों में निरंतर संघर्षरत रहने की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। किसी भी रूप से पूछा जा सकता है। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा रचित एक सामाजिक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आती है तो सारा गांव प्रसन्नता में एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगता है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लग जाते हैं। बच्चे सबसे अधिक आनंदित हैं। ईदगाह जाने के लिए महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी सभी को घर से खूब पैसे मिले हैं, परंतु माँ बाप से रहित हामिद को उसकी बूढ़ी गरीब दादी अमीना केवल 3 पैसे दे सकी है। हामिद के पैरों में जूते भी नहीं हैं। उसकी दादी उसके 3 कोस नंगे पाँव जाने से ही चिंतित हो जाती है। सभी एक साथ ईदगाह की ओर चले जाते हैं। हामिद में पुराने वस्त्रों में प्रसन्न है क्योंकि आज ईद है और वह सबके साथ ईदगाह जा रहा है। अपने पैरों जूते नहीं होने का भी उसमें गम नहीं है। हलवाइयों, खिलौने वालों आदि की दुकानें छोड़कर वह लोहे की दुकान पर ठहरता है और दादी के तवे पर अंगुलियों के जलने का विचार कर वहाँ से अपनी समस्त पूंजी 3 पैसों से एक चिमटा खरीद लेता है। उसके साथ अन्य साथी खिलौने तथा मिठाइयाँ खरीदते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ BA 4th सेमेस्टर के लिए उपयोगी नहीं है, NCERT में 10वीं पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो इसका स्कूली छात्र भी इस कहानी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए भी ये लाभदायी है। हामिद सारे तौर पर भूखा रहता है, ईद के मेले का आनंद उठाता है, परंतु अपनी दादी के कष्ट को दूर करने के लिए अपनी भूख की चिंता भी नहीं करता। अमीना का दिल कचोट रहा था कि गांव के बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, जबकि उसका हामिद अकेला ही जा रहा है। उसे हामिद के मेले में खो जाने का भय है। पैसों की कमी कारण वह हामिद को अच्छा पहना खिला भी नहीं सकती। ईद के अवसर पर धोबिन, नाइन आदि को देने के लिए भी उसे सोचना पड़ रहा है। साल भर के इस त्यौहार के अवसर पर भी अमीना निरंतर जीवन से संघर्ष कर रही है और चिंता माँ बाप के बालक हामिद को पाल रही है। बिना माँ बाप के बालक हामिद को पाल रही है। इस चीज़ की चिंता उसे थी कि मैं हामिद को पाल पोस कर बड़ा करूँ। दोपहर के समय सभी मेले में से वापस आते हैं तो गांव में हलचल मच जाती है। बच्चे अपने खिलौनों के साथ मस्त हो जाते हैं। हामिद घर पहुंचता है तो उसकी दादी उसके हाथ में चिमटा देकर चौंक जाती है। यह जानकर कि हामिद कितने 3 पैसों में ख़रीदा है तो उस पर क्रोधित हो जाती है कि कैसा बेसमझ लड़का जो दोपहर हो जाने पर बिना कुछ खाए पिए चिमटा उठाकर लाया है। जब हामिद ने बताया हुआ कि तो उनकी अंगुलियों को तवे से जलने से बचने के लिए चिमटा लाया तो दादी का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। ईदगाह के मेले में खिलौने, मिठाइयाँ आदि देखकर भी हामिद का न ललचाना, अपने मन को वश में करके दादी के लिए चिमटा खरीदना उसके मन में विवेक और सद्भाव को ही उजागर करता है। एक छोटे बच्चे का विवेक भी दर्शा रहा है सद्भाव के साथ साथ। वह बालक होते हुए अपनी दादी की परेशानी को समझता है और विपरीत परिस्थितियों में संघर्षरत रहते हुए मुस्कुराता रहता है। हामिद की इस कार्य ने बूढ़ी अमीना को बालक अमीना और बालक हामिद को बूढ़ा हामिद बना दिया था। अमीना हामिद को दुआएं दे रही थी और उसकी आंखों में आंसुओं की बरसात हो रही थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो व्यक्ति आशावान होता है वह विपरीत परिस्थितियों में भी घबराता नहीं और प्रत्येक विकट परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ता है और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ईद के अवसर पर अभावग्रस्त व्यक्ति भी अपना त्यौहार प्रसन्नतापूर्वक मना लेते हैं, जो उनकी इस दृढ़ता का प्रतीक है। किसी भी स्थिति में सहज भाव से जी लेते हैं। ईद की नमाज के अवसर पर
सबका एक साथ नमाज़ पढ़ना और नमाज के बाद पर उसको गले मिलना आपसी भाईचारे को बनाए रखने का संदेश देता है। ईद का कहानी इसी भाईचारे, कर्तव्यबोध, उमंग और उत्साह की कहानी है। धन्यवाद। ले भाई।